हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सर जी एकदम बढ़िया। तो लेक्चर स्टार्ट करें? कर दो सर जी। सो अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, या वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड नाइट या वेरी गुड मॉर्निंग, जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 13, और पढ़ने से भला होगा तेरा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या? इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वैसे तो ये क्लास 10th का टॉपिक है, वहाँ पे हम लोग इसको पढ़ चुके हैं और कोई बहुत नई चीज़ तो नहीं मिलने वाली। यहाँ पे नई चीज़ तुमको मिलेगी इलेक्ट्रिकल पावर में, पर जब हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर, मैग्नेटिज्म के बाद पढ़ेंगे एसी, तो वहाँ पे पावर से रिलेटेड बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज तो हम वही 10th वाली बातें करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर आईआईटी में आए इसके सवाल करेंगे। तो आईआईटी में एक तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ रहे हैं और एक बल्ब वाले सवाल आ रहे हैं। सब लोग बल्ब जानते हैं ना? हाँ, घरों में तो होता था पहले, अब तो CFL आ गया बल्ब। हाँ, वही गोल सा, छोटा सा, मोटा सा। हाँ ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ सवाल आते थे आईआईटी में, अभी भी आ रहे हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, देखा जाए। तो चलिए, माय नेम इज अलक पांडे, दिस इज योर्स एंड माइन ब्यूटीफुल सा, प्यारा सा, खूबसूरत सा, क्यूट सा, नन्ना मुन्ना सा, सुंदर सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। सबसे बेस्ट चीज़ होती है नोट्स अपने खुद से बनाओ। अदरवाइज जो आलसी लोग हैं वो जाके हमारी वेबसाइट www.physicswalaalakalkpande.com से इनके नोट्स को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स या तो अपलोड हो गए या तो होने वाले, नीचे कमेंट में लिंक या तो मैंने दे दिया या मैं देने वाला हूँ। हाँ, तो भाई स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। हाँ भाई आ जाओ। क्या है टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। तो बेसिकली सारी बातें आज क्लास 10 की होंगी, थोड़े बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर लेंगे बस। इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। ओके, लेट अस टॉक अबाउट सेल। पहले सेल की बात करते हैं, मन की बात नहीं, सेल की बात। मान लो यहाँ पे एक सेल है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, मतलब इसके प्लस वाले को मान लो V, इसके माइनस वाले को मान लो 0। तो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V। अब सेल क्या करती है? सेल अपने अंदर से करंट निकालती, कुछ आई करंट निकला सेल से। आई करंट निकल के बाहर गया सर्किट में, गिन 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 गिन, रजिस्टर पे काम किया और वापस सेल में कितना करंट आ गया? आई। सेल कहती है कि जितना हमसे करंट निकालो उतना हमें वापस कर दो। ठीक है, अच्छा करंट का मतलब क्या? करंट का मतलब चार्ज। तो सेल ने क्या किया कि अपने पॉजिटिव टर्मिनल से एक चार्ज Q निकाला, जो कि जुम 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 घूमता हुआ नेगेटिव टर्मिनल से वापस आ गया। तो सेल का काम क्या होता है? चार्ज को प्रोड्यूस करना ना। सेल चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती, सेल चार्ज को घुमाती है ना। चार्ज को, चलो भाई चलो 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 तुम चलो, चलो भाई चलो चलो चलो, और चार्ज को घुमाते वक्त ना सेल उसको एनर्जी दे देती है, जैसे ले एनर्जी चल। और चार्ज वो एनर्जी लेके जाता है ऊपर रजिस्टर वगैरह में, एकदम अमीर बन के बाहर, कि तुमको एनर्जी चाहिए लो, तुमको एनर्जी चाहिए लो, तुमको एनर्जी चाहिए लो। और यहाँ आके फिर से सेल से फिर सेल उसको पकड़ती है, ले एनर्जी चल। फिर चार्ज एनर्जी लेके गया रजिस्टर में, तुमको एनर्जी चाहिए, हाँ लो, तुमको चाहिए लो। जैसे आप लोग नहीं स्कूल में जाते हो एकदम बकाल में, कौन खाना है? हाँ तुम्हें क्या खाना है? बर्गर खाना है, चलो मैं पैसा दूंगा। फिर नीचे घर आके पापा से, फिर वही पापा 10 रुपये। तो वही हाल है चार्ज का। ठीक है, यहाँ आके अब समझ में आ गया, यहाँ आके एनर्जी लेती है और वहां जाके भौकाल मारता है, चार्ज है ना। तो सेल का काम क्या है? इसको एनर्जी देना। चार्ज बनाता नहीं है, चार्ज को एनर्जी देता है और चार्ज जाके वो एनर्जी बर्बाद कर देता है। तो सेल एक तरह से चार्ज के ऊपर कुछ काम करता है। वर्क इज डन बाय द सेल ना। चार्ज को देख रहे हो कैसा है? यहाँ आके एनर्जी मांगा, वहां जाके फिर एनर्जी बर्बाद कराया। तो वर्क इज डन बाय द सेल। इस चार्ज पे कुछ वर्क करता है, वही सेल की एनर्जी है। अच्छा, कितना वर्क हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन याद करो। अगर Q चार्ज को आप 0 से V तक लाए हो तो क्या हम लिख सकते हैं? V माइनस 0 इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइड बाय चार्ज Q। याद आया? हाँ, पहले पढ़ा था, कुछ कुछ याद आया। अगर यहां से यहां लेके जाए तो हम लिखेंगे VB माइनस VA इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइड बाय चार्ज Q। याद आ गया? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ एक्सटर्नल एजेंट तो कोई है नहीं, यही है लह दे के, है ना। माँ बाप यही है, सेल मदर भी है, अभी पैसा भी दे रही है, फादर भी, तो यही है जो कर रही हैं। तो एक तरह से वर्क इज डन बाय सेल डिवाइड बाय चार्ज Q। सो वर्क डन बाय सेल, आई है, वर्क डन बाय सेल इज इक्वल्स टू Q इंटू V। Q चार्ज को उसने ढकेला V पोटेंशियल डिफरेंस से, तो कितनी एनर्जी आ गई उसमें? QV। Q चार्ज को V पोटेंशियल ढकेलोगे तो उसमें एनर्जी QV आ जाती है। हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द एनर्जी सप्लाइड बाय सेल।
ठीक है। तो सेल भैया एनर्जी सप्लाई करती है। तो अगर सेल से Q चार्ज पास कर रहा, अगर Q चार्ज पास कर रहा V पोटेंशियल डिफरेंस से, तो एनर्जी कितनी सप्लाई हुई, QV। अब हमने कहा पावर बताओ, पावर जनरेटेड बाय सेल, सेल पावर जनरेट करती है, रजिस्टर उसको खराब करता है। तो पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी वर्क अपॉन टाइम, वही तो बात है, मतलब जितना वर्क किया सेल ने डिवाइड बाय टाइम। तो QV डिवाइड बाय T, तो ये हो जाएगा QV डिवाइड बाय T। Q बाई T को हम शायद करंट बोलते हैं। अगर T टाइम तक यही Q चार्ज मूव कर रहा है तो I इज इक्वल्स टू Q बाई T। तो यही हमारा करंट बन गया। तो फॉर्मूला बन गया V इंटू आई, ये देखो I बन गया। तो पावर जनरेटेड बाई सेल इज VI। अगर I करंट सेल से निकल रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस V है तो पावर इज VI। जैसे मान लो यहाँ हमारे पास कोई सेल है 12 वोल्ट की, उसमें से करंट निकल रहा 2 एम्पियर का, तो इसमें से पावर जनरेटेड कितनी हो जाएगी, V इंटू आई, 12 दूने 24। पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, बोलो, वाट। वाट लगा दी, 24 वाट। इसका मतलब 24 जूल पर सेकेंड। मतलब ये सेल पर सेकेंड, भाई वाट का मतलब तो पता है ना, 24 जूल पर सेकेंड। भाई क्या फॉर्मूला लगाया आपने, पावर इज इक्वल्स टू वी आई लगाया, तो वी को आई से मल्टीप्लाई किया तो 24 वाट आया। यानी 1 सेकंड में ये 24 जूल एनर्जी देता है चार्ज को। ले भाई जाओ, चार्ज जाके 24 जूल उड़ाता है इधर उधर, है ना। समझ गए। तो ये है कहानी, ठीक। एनर्जी सप्लाइड बाय सेल इज QV, ये जूल्स में हो जाएगा। पावर जनरेटेड बाय सेल इज VI, 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 VI। तो पावर जनरेटेड बाय सेल आपको याद रखना चाहिए VI, VI, VI। क्लियर है, नोट कर लो। सेल से पावर जनरेटेड VI है ना, 12 वोल्ट से 2 एम्पियर करंट निकल रहा है, यानी 1 सेकंड में 24 जूल, अगले सेकंड में फिर 24 जूल, ठीक है। मान लो चार्ज दे देता कि इसमें से भाई 10 कूलम का चार्ज टोटल निकल रहा है किसी टाइम में, टाइम पता ही नहीं, 10 कूलम का चार्ज, तो हम फिर एनर्जी बता सकते थे 10 इंटू 12, 120 जूल टोटल एनर्जी निकल रही है, ठीक है। QV कर दोगे तो एनर्जी मिल जाएगा, और VI कर दोगे तो पावर मिल जाएगा जनरेटेड बाई सेल। मिटा रहे। अब ये चार्ज, ये एनर्जी लेके कहाँ जाएगा, रजिस्टर के पास। तो रजिस्टर पे हम भी चलते हैं, देखते हैं। आओ देखें जरा, जो एनर्जी इनको मिल रही है कहाँ उड़ा के आते हैं। रोज इनको 50 रुपए देता हूँ, कहाँ जाते हैं इनके पैसे, हाँ कहाँ गए। चलो तो ये आ गए रजिस्टर में, कटक 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 रिंग। रजिस्टर को भी कितना बुरा लगता होगा ना, हमेशा कांटे जैसा इसको बना देते हैं। मान लो आई करंट आया रजिस्टर में, और इस रजिस्टर के अक्रॉस मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो यहाँ तो एनर्जी खराब होनी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पावर डिसिपेटेड। इसीलिए तुमको ऐसे बनाते हैं, क्योंकि पावर आप खराब करते हो। पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर इज इक्वल्स टू, फिर से VI हो जाएगा। इतनी एनर्जी या इतनी पावर यहाँ पे डिसिपेट हो रही है, खराब हो रही है। अच्छा, रजिस्टर के लिए ओम्स लॉ फॉलो हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू IR लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला ये भी बन जाएगा, I स्क्वायर R। अच्छा, हम चाहें तो V और R के टर्म्स में भी फॉर्मूले को बना सकते हैं। पहले वाले फॉर्मूले में I की जगह V बाई R पुट कर दो, तो I की जगह V बाई R रखोगे तो बन जाएगा V स्क्वायर बाई R। ये तीनों फॉर्मूले आप पार के लगा सकते हो रजिस्टर में, डेफिनेटली बैटरी में थोड़ी ना, रजिस्टर में R दिख रहा है। तो रजिस्टर के लिए पावर डिसिपेटेड हो जाएगा या तो VI या तो I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाई R। क्लियर है, VI लिख लो, I स्क्वायर R, V स्क्वायर, तीनों सही है। डिपेंड करता है, अब आपको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता है तो पहला वाला यूज करो, करंट और रजिस्टर की वैल्यू पता है दूसरा वाला यूज करो, पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस पता है तीसरा वाला। ऐसे ध्यान दो तो ये वाला यूज करोगे जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, और ये वाला पैरेलल में क्योंकि वहाँ पोटेंशियल सेम रहता है। अचकू पचकू बात आपकी कुछ नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, अभी छाप लो, अभी जब सवाल आएगा तो बात समझ में आएगा ना बेटा। ओके, छापेंगे इसको। तो पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर इज VI या I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाई R। तो VI आप सेल पे भी लगा सकते हो, VI आप रजिस्टर पे भी लगा सकते हो। एक बात याद रखना, रजिस्टर में पावर हमेशा बर्बाद होती है, बर्बाद। एनर्जी वो चाहता ही है खराब करने के लिए, और सेल से एनर्जी हमेशा निकलती है। ऐसे ये सच नहीं है, सेल में एनर्जी कई बार हम देते भी हैं। देखो, हम जो अभी केस बनाए थे वो सेल की चार्जिंग का था। सेल कई बार
डिस्चार्ज, सॉरी सेल की डिस्चार्जिंग का था। सेल कई बार चार्ज भी होती है। हमने जो केस बनाया था सेल से करंट निकल रहा यानी सेल का चार्ज जा रहा, यानी सेल पूरे सर्किट को चार्ज सप्लाई कर रहा है ना, बढ़िया एकदम देवता की तरह जाओ। ऐसा भी हो सकता है कई बार कि सेल हमारी चार्ज हो रही हो, तो जब सेल चार्ज होगी तो वो भी पार खाती है, तब वो VI पार खाने लगेगी, याद रखना। रेजिस्टर में हमेशा बर्बाद होता है, पावर इज ऑलवेज डिसिपेटेड इन रेजिस्टर, ऑलवेज। सेल के केस में पावर सेल से निकल भी सकती है, जनरेट भी हो सकती है और सेल में डिसिपेट भी हो सकती है, सेल खा भी सकती है। देखो देख लो यहाँ पे हमने ये केस डिस्कस किया है ना, ये हो रही है सेल डिस्चार्ज, सेल में से करंट निकल रहा है डिस्चार्ज, तो अभी ये पावर बना के दे रही है। और एक केस ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से देख लो, एक केस ये भी हो सकता है, अरे सर ये क्या बला है ना, करंट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में घुसा जा रहा है, ये तो पॉजिटिव से निकल रहा है, कॉमन है, पॉजिटिव में घुस रहा है, तो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ सेल। तो अगर सेल चार्ज हो रही है तो इसमें भी पावर डिसिपेट होगी। इस क्वेश्चन या इस टॉपिक पे या इस डायग्राम के लिए अगर हम लिखें तो पावर डिसिपेटेड हो जाएगी। कितनी होगी? होगी वही VI। इस टाइम वर्क इज डन ऑन द सेल, कोई और बाहर से होगा जो करंट सेल में भेज रहा होगा। यहां तो सेल से करंट निकल रहा है, यहां सेल में कोई करंट भेज रहा है, कोई सेल को चार्ज कर रहा है कि भैया तुम चार्ज हो जाओ, तो वर्क इज डन ऑन द सेल, यानी सेल पे पावर डिसिपेट हो रही। तो इस केस में VI सेल के अंदर जाएगा, इस केस में VI सेल से पावर बाहर आएगा। पावर जनरेटेड का केस ये था जो हमने पढ़ा, पावर जनरेटेड VI, और इस केस में पावर डिसिपेटेड VI। पर रजिस्टर में हमेशा बर्बाद होना है, VI I2R या V2/R। नोट कर लें इतना। नोट कर लिया? मिटा रहे? सेल से डिस्चार्ज, जब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है तो सेल डिस्चार्ज हो रही है, और पॉजिटिव टर्मिनल में करंट जा रहा है यानी कोई और सेल को चार्ज कर रहा है, तब सेल चार्ज खा रही है, एनर्जी खा रही है, तो VI, और ये एनर्जी रिलीज कर रही VI। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब मान लो हमसे कहा कि एनर्जी डिसिपेटेड कितनी है रेजिस्टर में, व्हाट इज दी एनर्जी डिसिपेटेड। ये सब आप AC जब पढ़ोगे ना तब बहुत डिटेल में पढ़ोगे। एनर्जी डिसिपेटेड, तो भाई एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होगा, पार क्या होता है, पार हो गया अपना एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। तो इसको अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे DE/dt है। क्या पता कोई चीज़ कांस्टेंट होगी, वेरिएबल हो, तो भाई हम तो एकदम संभल के फूक कदम रखेंगे DE/dt। तो यहाँ से आप बोल सकते हो DE इज इक्वल्स टू P/dt, है ना। इसको इंटीग्रेट कर दो, टोटल एनर्जी, इसको इंटीग्रेट कर दो, इधर भी टोटल एनर्जी आ जाएगी। D का इंटीग्रेट किया, टोटल एनर्जी आई, D का इंटीग्रेशन ही। अब पार की जगह कौन सा टर्म लिखा जाए, तो पार के लिए ये सबसे फेमस टर्म होता है, तो इसी को हम यूज़ करेंगे। फेमस हो गया हो गया हो गया, तो यहाँ पे हमने लिखा I2R/dt, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फेमस टर्म है। उसका रीज़न ये है कि इसमें I2 आता है, ये भी चीज़ इसी में समझ में आएगी। तो I2R/dt को अगर इंटीग्रेट कर दें तो आपको टोटल एनर्जी डिसिपेटेड या स्पेंट इन अ रजिस्टर मिल जाएगी। कहाँ से कहाँ, किसी पर्टिकुलर टाइम तक के लिए कर रहे होंगे ये काम, तो 0 से लेके T तक मान लो। कितनी देर में, भाई जब पार की बात है तो पार क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी तो कितनी देर में एनर्जी, तो इसमें टाइम की लिमिट लगानी पड़ी, भाई कितनी देर तक रजिस्टर में पावर सप्लाई हुई या कितनी देर में कितनी एनर्जी गई, तो 0 से T इंटीग्रेशन लगा दिया। तो फॉर्मूला तो यही रहेगा एनर्जी का सिर्फ, बस E इज इक्वल्स टू इंटीग्रल I2R/dt। हाँ भाई खत्म, फॉर्मूला तो यहीं पे 0 से T तक, बात यहीं पे खत्म। अब अगर करंट कांस्टेंट हुआ तब ये I2 बाहर जाएगा। इफ I इज कांस्टेंट, जो कि आपका अभी हो जा रहा है, अभी आप सेल से करंट निकालते हो कांस्टेंट रहता है, अभी ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा तो वो फ्लक्चुएट करता रहता है। डायरेक्ट करंट भी फ्लक्चुएट कर सकता है,
अभी तो आप सेल से देख रहे हो कांस्टेंट करंट, ठीक है। मान लो करंट कांस्टेंट है तो E इज इक्वल्स टू, ये आई स्क्वायर बाहर आ गया, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता ही है, वो भी बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t 0 से t, तब आप लिख सकते हो एनर्जी इज आई स्क्वायर t, या आप लिख सकते हो एनर्जी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं, भाई आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर होता है, तो वी स्क्वायर बाई आर, एक आर कैंसिल, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, या आप लिख सकते हो एनर्जी इज इक्वल्स टू आर की जगह आप वी बाई आई लिख सकते हो, एक आई आई कैंसिल, वी आई थी, वी आई टी, वो आई थी कौन, वो कभी नहीं आएगी पगले, पढ़ ले, हाँ वो आई थी, वी आई टी, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले एनर्जी के तभी वैलिड है जब करंट कांस्टेंट हो, जो कि आपके अभी सारे केसेस में करंट कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है, अदरवाइज करंट वेरिएबल भी हो सकता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे आई स्क्वायर आर डी टी लगा देंगे। आप पावर याद रखो, एनर्जी के लिए पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना इन मोस्ट ऑफ द केस। अगर दिख रहा हो पावर वेरिएबल है तो इंटीग्रेट कर देना, है ना यार। एनर्जी के लिए पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, अगर पावर वेरिएबल हो तो इंटीग्रेट कर देना। समझ में आ रहा है? अरे यार एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, कांस्टेंट है तो सीधा मल्टीप्लाई कर देना, वेरिएबल है तो इंटीग्रेट कर देना। तो मैंने कहा अगर करंट कांस्टेंट है तो निकाल के इसे कर लो। क्लियर है? तो रेजिस्टर में पावर हमेशा बर्बाद होती है, वी आई आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर, एनर्जी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाई आर टी वी आई टी, और सेल से एनर्जी निकलती है वी आई, और अगर सेल चार्ज हो रही है तो सेल में एनर्जी जाती है वी आई, पार जाती है, ठीक है। मिटा रहे? पावर एनर्जी में डिफरेंस समझ में आता है ना? पावर इज एनर्जी स्पेंड पर यूनिट टाइम, ये है पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम। जैसे मान लो हम आपको एक सवाल दे दें, मान लो हम आपको एक सवाल दे दें, मान लो यहाँ एक रेजिस्टर है, कचक 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 हाँ 2 ओम का, और इसमें करंट जा रहा है मान लो 3 एम्पियर, मान लो जा रहा है ये 3 सेकंड के लिए। हमसे पूछा व्हाट इज द एनर्जी डिसिपेटेड इन दिस रेजिस्टर, और मान लो इसी सवाल को थोड़ा चेंज करें, ये 2 ओम का, इसमें करंट जा रहा है I इज इक्वल्स टू 2t, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड के लिए। अब हमसे पूछा व्हाट इज द एनर्जी डिसिपेटेड। यहाँ पे करंट कांस्टेंट है, वहाँ पे करंट वेरिएबल है, तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला लगा दोगे भाई? कांस्टेंट करंट है तो कोई टेंशन ही नहीं है, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम लगा दो, वी आई टी, ये वी आई इंटू टी, वी पता है नहीं पता है तो क्या लगा दिया जाए, आई स्क्वायर आर टी, सब सेम है फॉर्मूले, कुछ भी लगा सकते हो, वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाई आर टी, फ्रीली यूज करो, बट उस पर्टिकुलर रजिस्टर का ही रखना वैल्यू। जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है तो 3 का स्क्वायर 9, आर की वैल्यू 2, टी की वैल्यू 3, 3 2 जा 6, 6 9 जा 54 जूल्स, 0 6 9 ठीक 54 जूल, आई स्क्वायर आर इंटू टी, टी कितना है 3 सेकेंड। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करंट वेरिएबल है तो E इज इक्वल्स टू पी डी टी वाला काम कर लो, इंटीग्रेशन वाला। पावर यहाँ पे क्या है, वेरिएबल पावर है, करंट वेरी कर रहा है, पावर क्या होता है आई स्क्वायर आर, करंट वेरी कर रहा, पावर वेरी कर रही, तो पी डी टी लगा दिया, तो आई स्क्वायर आर डी टी, कहाँ से कहाँ 0 से 2 सेकेंड तक। आई की वैल्यू 2t, 2t का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 2 इंटू डी टी, 4 दूनी 8 बाहर, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ 0 से लेके 2, हाँ 4 2 8 बाहर, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ करना है इंटीग्रेशन 0 से 2, तो टी की जगह 2 रख दोगे तो 8 इंटू 2 का क्यूब 8/3, 64/3 जूल। बोलो आ गया समझ में? तो अगर करंट वेरिएबल हो, करंट अगर वेरिएबल हो तो आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन, और अगर करंट वेरिएबल नहीं हो तो सीधा वी आई स्क्वायर आर टी या वी आई टी, जो लगाना चाहो लगा सकते हो। यहाँ वी पता नहीं था, चाहो तो वी निकालो आई आर करके फिर लगाओ, सब फॉर्मूले सही है। क्लियर है? समझ में आ गया कि अगर करंट वेरिएबल है तो इंटीग्रेट कर लो, और अगर करंट कांस्टेंट है तो सीधा सीधा। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। सवाल कैसा आता है इस पे? सवाल देखो, एक हलवा दिखा देते हैं, एक प्रीवियस ईयर का दिखा देते हैं, कंसेप्ट एकदम क्लियर। जैसे मान लो एक सवाल हम आपको पहले अपनी तरफ से दें, हलवा सा, हलवा खाएंगे, हाँ तो देखो गंदा सा रजिस्टर, एक और गंदा सा रजिस्टर, मान लो यहाँ बैटरी लगी है 12 वोल्ट की,
ये रजिस्टर है 6 ओम का, ये रजिस्टर है 3 ओम का, 6 3 2, और यहाँ एक रजिस्टर है 2 ओम का। हमसे क्वेश्चन पूछ लिया एनर्जी स्पेंट इन 3 ओम रजिस्टर इन 3 सेकेंड्स। 3 ओम रजिस्टर में कितनी एनर्जी स्पेंड हुई 3 सेकेंड में, ये सवाल है हमारा। दूसरा एक काम एक और करो, एनर्जी, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, एनर्जी स्पेंड इन होल सर्किट इन 3 सेकेंड्स। फाइंड करिए। पहले एनर्जी स्पेंड 3 ओम रजिस्टर में 3 सेकंड में, फिर एनर्जी स्पेंड इन होल सर्किट इन 3 सेकंड। दिखाई पड़ रहा है, छोटी छोटी लिखा है, एनर्जी स्पेंड इन होल सर्किट इन 3 सेकंड। पहले एनर्जी स्पेंड इन 3 ओम रजिस्टर, उसके बाद सेकंड पार्ट है एनर्जी स्पेंड इन होल रजिस्टर इन होल सर्किट इन 3 सेकेंड्स। ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करें। पहले 3 ओम रजिस्टर में, फिर पूरे सर्किट में। चलिए किया जाए। तो 3 ओम रजिस्टर में कितनी एनर्जी स्पेंड होगी भाई? यहाँ तो करंट कांस्टेंट वाले कहाँ रहेगी, यहाँ अगर करंट मिल जाए तो I स्क्वायर RT लगा देंगे, या अगर पोटेंशियल मिल जाए तो V स्क्वायर बाई R इंटू टी लगा देंगे। भाई यहाँ तो एनर्जी का यही सब फॉर्मूला चलेगा ना। इस क्वेश्चन में तो हम सीधा सीधा एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम लगा सकते हैं, यहाँ तो करंट कांस्टेंट ही निकलेगा। तो या तो I स्क्वायर RT लगाऊं, या तो V स्क्वायर बाई RT लगाऊं, या VIT लगाऊं, ठीक है, कोई भी चला सकते हैं। यहाँ करंट पता चल जाए, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ पता चल जाए, तो सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा इन शॉर्ट, तभी कहानी आगे बढ़ेगी। तो 6 और 3 पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना आता है? 2 आता है। कई बार हम लोग कर चुके हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, 6 इंटू 3 हो गया 18, और नीचे 6 3 9, 9 दूनी 18। तो R इक्विवेलेंट कितना आया? 2 ओम। 6 3 का 2 आता है, हम लोग कई बार देख चुके हैं। तो आप बनाओगे तो ये सर्किट बन के आएगा, बस सॉल्व हो गया। आप ये कितना हो जाएगा? 2 ओम, और ये भी 2 ओम, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट देखोगे 6 और 3 का, तो 2 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ से करंट हमको निकालना है, तो यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2 और 2 4 ओम हो जाएगा, सीरीज में दोनों। और पोटेंशियल कितना दे रही है सेल? 12 वोल्ट दे रही है। तो अब आप करंट निकाल सकते हो V बाई RE से। करंट फ्रॉम सेल विल बी V बाई RE, यानी 12/4, तो 3 एम्पियर करंट निकल रहा है यहाँ से। अब यही 3 एम्पियर इसमें जाएगा, यही 3 एम्पियर इसमें जाएगा, ठीक है। अब 2 ओम में 3 एम्पियर गया, क्या इसमें भी 3 जाएगा, इसमें भी 3 जाएगा? नहीं भाई, पैरेलल में ऐसा तो होता नहीं, करंट तो डिवाइड होता है। ये 3 एम्पियर इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा असल में, इसमें 2/3 जाएगा, इसमें 1/3 जाएगा। खैर कोई बात नहीं, ऐसे आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। जो 2 ओम है ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है ना, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। 3 एम्पियर जा रहा, V इज इक्वल्स टू IR, 3 2 6 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट। पैरेलल में एक चीज़ पता होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। अच्छा गलत बता रहे थे, इसमें 2 एम्पियर, इसमें 1 एम्पियर, सॉरी, है ना। तो वही बता रहे थे, इसका 2/3 पार्ट इसमें जाएगा और इसका 1/3 पार्ट इसमें जाएगा। वेरी सॉरी, यहाँ करंट जो भी आई आएगा उसका 2/3 इसमें, 1/3 इसमें। तो 3 का 2 एम्पियर इसमें, 1 इसमें। खैर एनीवेज, तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट आया 2 ओम में। तो इसमें भी कितना होगा? 6 वोल्ट, इसमें भी कितना होगा? 6 वोल्ट। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। अब यहाँ से इसमें आप 6 वोल्ट मिल गया, 3 ओम मिल गया, करंट की जरूरत ही नहीं है, सीधा एनर्जी निकाल दो। एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, V स्क्वायर बाई R इंटू टी। एनर्जी इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R इंटू टी। कितना है? 3 सेकेंड। 3 से 3 मर गया, 6 6 36 जूल। क्वेश्चन खत्म। बोलो है, इसमें 36 जूल की एनर्जी बर्बाद हो रही है 3 सेकेंड में। इसमें निकालना, इसमें निकाल दो। V स्क्वायर बाई R, 6 इंटू 6 अपॉन 6 इंटू 3, इसका भी निकाल लेते हैं। 6 इंटू 6 V स्क्वायर अपॉन R इंटू टाइम कितना है? 3 3 3 3 6 2 2 2 0 6 3 18 जूल्स इसमें हो रही है। इसमें निकालना, इसमें निकाल दो। 2 में 3 एम्पियर जा रहा है, तो I स्क्वायर RT लगा देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 इंटू कितना है? टाइम कितना है? 3 स्क्वायर 9 27 254 54 जूल इसमें जा रही है। लो
पूरा कहानी खत्म। इसमें 54 जूल्स, इसमें 36 जूल, इसमें 18 जूल। फिर पूछा एनर्जी स्पेंट इन होल सर्किट इन 3 सेकेंड, सबको जोड़ दो। समझ में आया? यहाँ आई मिल गया तो आई स्क्वायर आर टी लगा दिया, यहाँ वी मिल गया वी स्क्वायर बाई आर टी लगा दिया। ऐसे ही करना होता है। चाहो तो यहाँ करंट निकाल लेते हैं, है ना। 3 एम्पियर का 2/3 इसमें जाएगा, यानी कि 2/3 यानी 2 एम्पियर। या चाहो तो निकाल लो, 6 वोल्ट है, 6/2 कितना आएगा, सॉरी 6/3 कितना आएगा, 2 एम्पियर। तो वहाँ से निकाल लो आई स्क्वायर आर इंटू टी, वहाँ से भी सेम आएगा। एनर्जी स्पेंट इन होल सर्किट, सबको जोड़ लो। (36 + 18 + 54 कितना हो गया, 4 6 10 8 18 11 हासिल 2 5 7 3 10 108 जूल। तो क्या सर टोटल निकालने के लिए सबको जोड़ना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देख लो सेल से कितनी एनर्जी निकल रही है, वही टोटल सर्किट में हो जाएगी। एनर्जी स्पेंड इन होल सर्किट यानी एनर्जी सप्लाइड बाय सेल, है ना। सेकेंड पार्ट के लिए एनर्जी सप्लाइड बाय सेल देख लो। तो बाई सेल के लिए देखो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है उसको, 4 ओम दिख रहा है। सेल का पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट है। करंट कितना है, 3 एम्पियर है। कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लो एनर्जी का, VIT यूज़ कर लो, V स्क्वायर बाई RT यूज़ कर लो। यहाँ से भाई इक्विवेलेंट तो रेजिस्टेंस 4 ओम है ना, तो ओवरऑल जो एनर्जी स्पेंड हो रही है 4 ओम है। यहाँ से जो फॉर्मूला यूज़ करना हो, I स्क्वायर RT यूज़ करना है, I स्क्वायर RT V स्क्वायर बाई R इंटू टी, सबसे सेम आंसर आएगा। I स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, R कितना है अपना 4, टाइम कितना है 3, 3 4 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 108 जूल्स। क्लियर है? तो इस तरह से आप सर्किट सॉल्व कर सकते हो। सिचुएशन के हिसाब से देखो कि कहाँ पे आई स्क्वायर आर टी लगाना है, कहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर टी लगाना है, जो चीज़ जल्दी पता चल जाए। क्लियर है? अब इसके ऊपर जेई में क्या सवाल आया, पार का सवाल आया था जेई में। भाई एक बार आया था जेई में 2008 में, 2008 IIT में हमसे पूछा था। तो असल में सवाल तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मानेंगे हम उसको। उन्होंने हमको 3 सर्किट दिखाए थे, तीन वोल्ट की बैटरी है, सारे रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है। ऑल रेजिस्टर्स आर 1 ओम, जितने भी रेजिस्टर हम बनाएंगे सब क्या है 1 ओम है। अच्छा, पहला सर्किट ये दिखाया उन्होंने। दूसरा सर्किट उन्होंने कैसा दिखाया, तीन वोल्ट, ये दूसरा सर्किट दिखाया। और तीसरा सर्किट ये बनाया। ये थर्ड सर्किट बनाया। उन्होंने कहा कि पहले वाले सर्किट में जो पावर डिसिपेटेड है वो P1 है, दूसरे वाले में पावर डिसिपेटेड P2 है, तीसरे वाले में पावर डिसिपेटेड P3 है। तो उन्होंने कहा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1, P2 एंड P3? इज P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3? या ऑप्शन बी P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1? या ऑप्शन सी P2 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन P3? या ऑप्शन डी P2 ग्रेटर देन P3 ग्रेटर देन P1? तो ये उन्होंने हमको सवाल दिया। तो असल में सवाल ये पार का नहीं, असल में सवाल तो भैया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का है। जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आ रहा है वो तीनों क्वेश्चन को, सॉरी इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकता था। चलो शुरू करते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे देखो हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें तो काम बन जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है। पार का फॉर्मूला यूज कर लेंगे V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट, है कि नहीं भाई? पूरे सर्किट में पावर डिसिपेटेड पूछा है, V स्क्वायर। तो करो, पॉज करके ट्राई करो एक बार। सर्किट्स पहचानने पड़ेंगे आपको, ये चीज़ है। अब इसके लिए आपको पूरा पुराना पढ़ा होना चाहिए। हो गया? पॉज करके ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज करें? क्योंकि सबका V सेम है ना यार, तो सीधा R इक्विवेलेंट पे कंपैरिजन कर लेंगे। जिसका R इक्विवेलेंट सबसे कम आएगा उसकी पावर सबसे ज्यादा आएगी। अरे भैया V स्क्वायर तो सबके लिए सेम आएगा, 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट। R इक्विवेलेंट जिसका सबसे कम उसकी पावर सबसे ज्यादा, है ना। तो ये वाला अगर ध्यान से देखो तो आपको याद आ रहा होगा, दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। ये क्या है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसको बना सकते हैं हम लोग। इसको बोल देंगे A पॉइंट, कट 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 कट। इसको बोल देंगे हम लोग X, इसको बोल देंगे Y, इसको बोल देंगे B। तो ध्यान से देखो A X Y B, पहचान में आया? A और X के बीच में 1 ओम, X और Y के बीच में भी 1 ओम,
y और b के बीच में 1 ओम, b और x के बीच में 1 ओम, a और y के बीच में 1 ओम। अब देखो a और b ही तो टर्मिनल है। अब देखो इनके अक्रॉस अगर आप ध्यान से देखो तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है कि नहीं, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1/1 इज इक्वल्स टू 1/1, यानी बीच वाले रजिस्टर का कोई काम है ही नहीं, फालतू लगाया है। 1 1 कितना हो गया 2, 1 1 कितना हो गया 2, 2 2 पैरेलल में कितने हो गया 1, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना आ रहा है 1 ओम। ये तो बड़ा ही आसान है, इसमें ये 1 सीरीज में, ये 1 सीरीज में और ये 1 यहाँ से ऐसे, तो 1 1 2 1 1 2 2 2 पैरेलल में 1, फिर 1 1 पैरेलल में 1/2, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1/2। भाई ये 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, बीच से 1, तो 1 1 2 2 1 किस में हो गया पैरेलल में, निकाल लेना इक्विवेलेंट 1/2 1/2 1/1, यही आएगा 1/2। भाई 1 1 2 1 1 2 2 2 पैरेलल में कितना हो जाएगा 1 1 1 आधा, तो आर इक्विवेलेंट आधा। ये तो और आसान है, 1 ओम हो गया 2, 1 ओम हो गया 2, ये दोनों सीरीज में, दोनों देखो ये सीरीज में, ये सीरीज में 1 1 2 1 1 2 2 2 पैरेलल में 1 1 और 1 सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 2 ओम। 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 और 1 2 ओम। तो जिसका आर इक्विवेलेंट सबसे छोटा होगा उसमें पावर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला हम v²/r इक्विवेलेंट तीनों में लगा सकते हैं। नेट पावर पूछा है ना कितना डिसिपेट हो रहा है, तो v²/r इक्विवेलेंट, तो r इक्विवेलेंट सबसे छोटा इसका है, तो पावर डिसिपेटेड सबसे ज्यादा इसमें होगी, इसके बाद इसमें होगी, उसके बाद उसमें होगी, है ना। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर डिसिपेटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r इक्विवेलेंट, तो जिसका r इक्विवेलेंट सबसे छोटा है उसमें पावर डिसिपेटेड सबसे ज्यादा 2 में होगी। देख लो 2 वाला ऑप्शन कौन सा है, अच्छा 2 है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 2 के बाद इसमें होगी, उसमें सबसे कम होगी, रेजिस्टेंस सबसे बड़ा है, तो 3 वाला सबसे पीछे होगा, ये ऑप्शन सी। हलवा सा सवाल था, तो इसमें एक्चुअल में क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का देख रहे थे, वो भी सिर्फ इसका व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने पीछे लेक्चर्स में सिखाया है, सब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लेक्चर सर्च करिए यूट्यूब पे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिजिक्स वाला, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस फिजिक्स वाला। चलो, तो ये सवाल हमसे पूछा गया। इसके बाद जो सवाल बनते हैं वो थोड़े से अच्छे बनते हैं, ये तो एकदम जनरल सवाल हो गया, फॉर्मूला बेस, है ना। पावर का फॉर्मूला आप पकड़ लिए हो कि पावर का फॉर्मूला अपना क्या लगाना है हमको, या तो VI लगाना है, या तो I²R लगाना है, या तो v²/r लगाना है, सिचुएशन के हिसाब से समझ लेंगे। एनर्जी के लिए इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर कांस्टेंट हुआ तो, अदरवाइज इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ता है। इसके बाद एक सवाल आते हैं बल्ब वाले, है ना। तो बल्ब वाले सवाल में क्या करना होता है, बल्ब वाले सवाल जैसे आप देखते हो आपके पास जब कोई इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है तो उसके ऊपर कुछ लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, 100 वाट, 60 वाट, 10 वाट। करते हो कि नहीं, 10 वाट का बल्ब ले आओ, तो जाते हो 10 वाट का बल्ब लेने। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वाट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो इस बल्ब पे मैं लिख दूं, इस बल्ब पे लिख दूं 100 वाट का बल्ब एट 220 वोल्ट। अब तो पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई बल्ब, है ना। अब तो CFL आया, उसके बाद अब तो LED आ गया, है ना। पूरी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आ गई जिसकी वजह से एनर्जी खूब बचती है, बहुत ड्यूरेबल है, वगैरह वगैरह। पढ़ेंगे हम इसके बारे में सेमीकंडक्टर्स में। तो 100 वाट 220 वोल्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब इसको 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दोगे देन इट विल डिसिपेट 100 वाट, यानी इट विल डिसिपेट 100 जूल पर सेकेंड। जब इसको 220 वोल्ट पे कनेक्ट करोगे तब ये 100 जूल पर सेकेंड खाएगा या 100 जूल पर सेकेंड निकालेगा, ये भी बोल सकते हो। ओवरऑल लाइट बहुत कम देता है, खा जाता है सब कुछ, हीट प्रोड्यूस करता है। ओवरऑल ये पर सेकेंड 100 जूल की हीट प्रोड्यूस करेगा या लाइट प्रोड्यूस करेगा। लाइट बहुत कम करता है, अगर 100 जूल हीट बन रही होगी तो 1 जूल लाइट बनाता है ना। बल्ब का बेसिक काम होता है गर्मी बनाना, लाइट बहुत कम प्रोड्यूस करता है। खैर एनीवेज, मतलब पर सेकेंड 100 जूल की एनर्जी का खेल होगा। पर ऐसा तब होगा जब आप इसको 220 वोल्ट पे रखोगे। समझ में आया। भारत में जितने भी बल्ब है, जितनी भी चीजें हैं, जितना ही पंखा अंखा सब 220 वोल्ट के हिसाब से बना है। इंडियन जो सिस्टम है हमारा, तो इंडियन सिस्टम में हमारा जो हाउस होल्ड पोटेंशियल होता है वो 220 वोल्ट होता है। AC होता है, भले ही हम AC अभी नहीं पढ़ रहे। अपन US सिस्टम अगर देखने जाएं तो US सिस्टम में हो जाएगा अपना 110 वोल्ट, वो लोअर पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं, हम लोग 220 पे काम कर रहे हैं। तो अगर किसी डिवाइस पे लिखा है कि वो डिवाइस 60 वाट की है, तो 60 वाट की कब है, जब 220 वोल्ट पे कनेक्ट होगी, हमेशा नहीं। ये 100 जूल पर सेकंड कब प्रोड्यूस करेगा, जब इसको आप 200 वोल्ट से कनेक्ट करोगे। अब इसको किसी और पोटेंशियल से कनेक्ट कर दो तो ये 100 वाट का नहीं है। ये जो 100 वाट की गारंटी दे रहा है, ये तभी दे रहा है जब 220 वोल्ट से। जो दुकानदार बल्ब बेचता है 100 वाट का, हम लोग लाके लगाते हैं, कई बार बहुत चमक के जलता है और कई बार बहुत डिम जलता है, ठीक है।
तो कहते हैं वोल्टेज लो है, तो वोल्टेज लो होने से उसकी पावर भी लो हो गई। कहते नहीं हम लो ऐसे बल्ब देखे वोल्टेज लो हो गया, तो वोल्टेज लो होते ही उसकी पावर भी लो हो गई, उसका चमकना भी कम हो गया, एनर्जी भी कम आ रही है। आओ समझते हैं इस बात को भी, ये चीज़ हो गई, इस बात को आओ समझते हैं। मान लो कि यही हमारा बल्ब है, इसको पावर रेटिंग भी बोला जाता है कि इसकी पावर रेटिंग क्या है। मान लो ये हमारा बल्ब है, इस पे लिखा हुआ है, छपा हुआ है 100 वाट एट 220 वोल्ट। मान लो इसी बल्ब को हमने कनेक्ट कर दिया 110 वोल्ट पे, तो अब बताओ ये ब्राइट हो जाएगा कि डिम हो जाएगा? तो सबको समझ में आ रहा है कि ये डिम हो जाएगा, है ना। पोटेंशियल हम लोग कहते हैं लो वोल्टेज हो गया और बल्ब धीमा चल रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसकी पावर भी कम हो जाएगी। अब कैसे निकालेंगे वो पावर? यहां से यहां जाते वक्त बल्ब का क्या चीज चेंज नहीं हुआ? ऑप्शन 1 वोल्टेज चेंज हो गया, ऑप्शन 2 पावर चेंज हो गई क्योंकि डिम हो गया, ऑप्शन 3 करंट चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज कम हो गया तो करंट कम। रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस इसके तार का है, इसका तार तो अंदर का सेम है ना भाई। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ, एरिया, रेजिस्टिविटी, तो वो सब तो सेम है। यानी यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। तो आप यहाँ से रेजिस्टेंस निकालो, पावर P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई पी। वी कितना है? 220 इंटू 220 अपॉन पावर कितनी है? 100। 22 इंटू 22 484 ओम। यानी यहाँ वाले कॉइल का भी रेजिस्टेंस कितना होगा? इसका रेजिस्टेंस भी होगा 484 ओम। अब आप पावर कैलकुलेट कर सकते हो, पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। वी चेंज कर दिया 110 इंटू 110, आर कितना है? 484। तो ये कितना हो जाएगा? करीब करीब निकाला जाए, वी स्क्वायर बाई आर 11 1 जा 11 0 11 4 जा 44 44 इंटू 110। फिर से इसको भी काटो, 11 1 जा 11 0 11 4 जा 44 10 इंटू 10 100/4 कितना आ गया? 25। तो पावर हो गई 25 वाट, इसीलिए जलना धीमा हो गया। कहाँ वो पर सेकेंड 100 जूल की एनर्जी बाहर निकाल रहा था, अब वो 25 जूल एनर्जी पर सेकंड बाहर निकाल रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बल्ब धीमा चल रहा है। जो बल्ब की ब्राइटनेस होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पावर के। भाई जितने जूल ऑफ एनर्जी पर सेकंड वो बर्बाद करेगा, उतने तेज वो चमकेगा। तो हम पूछें कि अभी ब्राइट है कि अभी ब्राइट है, तो आप पावर देख के आंसर दे सकते हो। कभी भी जैसे आईटी में सवाल भी आता है, बल्ब के यही सवाल ही आते हैं कि कौन ज़्यादा ब्राइट जलेगा चलेगा कि जलेगा? जल जाए, आग तो लगती नहीं है, आग लगे। तो ब्राइटनेस डिपेंड्स अपॉन पावर। क्या चीज़ बल्ब की चेंज नहीं होती? बल्ब के सवाल में याद रखना कि रेजिस्टेंस नहीं चेंज होता, क्योंकि रेजिस्टेंस उसके वायर का है। बाकी सब करंट वरेंट सब चेंज हो जाएगा। भाई वी चेंज हो गया, आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर, करंट तो चेंज हो गई, भले रेजिस्टेंस सेम रहे। बाकी सब चेंज होगा, पावर वी वगैरह, सिर्फ इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो इस पर टिके रहना, इस बात पे क्लियर है। 220 वोल्ट पे कहाँ ये 100 वाट की एनर्जी दे रहा था, 110 वोल्ट पे 25 वाट। रेजिस्टेंस इसका दोनों टाइम सेम। क्लियर है। अब इस पे सवाल देखा जाए, ये कंसेप्ट है। आओ अब सवाल देखते हैं इस पे क्या सवाल है। मान लो हमको सवाल दिया, पहला सवाल क्वेश्चन 1, हमको 3 बल्ब दे दिए सीरीज में कनेक्ट करके। तीन बल्ब हमको दे दिए सीरीज में कनेक्ट करके। मान लो इनको हम कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट के डीसी सप्लाई से। इस बल्ब के ऊपर प्रिंटेड है 100 वाट, इसके ऊपर प्रिंटेड है 50 वाट, इसके ऊपर प्रिंटेड है 25 वाट। दिस इज बल्ब नंबर 1, बल्ब नंबर 2, बल्ब नंबर 3। हमसे पूछा है सबसे ब्राइट कौन ग्लो करेगा, है ना, विच इज ब्राइटेस्ट। सोच समझ के आंसर देना, इतना भी आसान नहीं है। पहला ऑप्शन 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, दूसरा ऑप्शन 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3, क्या पता तीनों बराबर से जलें। तीसरा ऑप्शन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। चौथा ऑप्शन जिसके चांसेस ही नहीं हो सकते, 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3। अरे ये कैसे होगा, या तो सबसे ज़्यादा या तो सबसे कम। हाँ अब सोचो,
देखो सबसे पहला आंसर इसमें ये आएगा कि ये 100 वॉट कब है। तो यार अगर नहीं लिखा है बल्ब के साथ कि 100 वॉट कब है तो अपने आप मान लो कि 100 वॉट कब है 220 वोल्ट पे। इंडियन सिस्टम में जो भी लिखा रहता है किस पे लिखा होता है 220 वोल्ट पे। तो ये अंडरस्टूड है कि अपने आप 220 वोल्ट पे। और इनको कनेक्ट भी किससे किया है इस समय 220 वोल्ट से। तो बहुत आसान है, पहला वाला 100 वॉट, दूसरा वाला 50 वॉट, तीसरा वाला 25 वॉट। तो पहला वाला सबसे तेज, फिर ये हट रे हट बच्चा, गलत हो गया। 220 वोल्ट सबको मिलेगा क्या? सबको कम कम मिलेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये पूरा 220 वोल्ट इसको दे दोगे तो इसको क्या मिलेगा? यहां तो पोटेंशियल कुछ कम मिलेगा, यहां कम, यहां कम। अब दिमाग लगाना शुरू करना है, सवाल अच्छे आ गए। तो पहले वाले के लिए आप एक काम करो, सबका पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट विल बी 220 का स्क्वायर अपॉन पी। अरे भाई क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं? P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर से हम R निकालने का एक प्रयास कर रहे हैं, वी स्क्वायर बाई पी। इसका एक्चुअल रेजिस्टेंस क्या है? R1 इज इक्वल्स टू वी कितना है 220 का स्क्वायर अपॉन 100। R2 इज इक्वल्स टू 220 का स्क्वायर अपॉन 50। R3 इज इक्वल्स टू 220 का स्क्वायर अपॉन 25। एक बात मेरी सुन लो, जब तक एग्जैक्ट वैल्यूज ना हो ऑप्शंस में, सुन लो ध्यान से, तब तक बल्ब वाले सवाल में वैल्यूज निकालना स्टार्ट मत करना। सब डेसिमल में वैल्यू आएगी। कॉम्पिटिशन में सवाल 2 मिनट 3 मिनट में नहीं हल हो पाएगा। मेरी बात ध्यान से याद रखना कि ये बल्ब वाले सवाल जब भी आपको कंपटीशन में दिखें, अगर ऑप्शंस कंपैरिजन के हैं तो आप सॉल्व करने मत बैठना, ऐसे ही लिख के छोड़ दो, काम बनने लगेगा। अब सुनो, अब हमें कंपेयर करनी है पार। प्रॉब्लम क्या है, इसमें भी अलग होगा, इसमें अलग। भाई अरे यार अब तो 220 वोल्ट, क्या ये 220 वोल्ट से कनेक्टेड है? नहीं 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 नहीं, 220 वोल्ट से कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। अगर तीनों बराबर होते तो 220 वोल्ट बाई 3, 220 वोल्ट बाई 3। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में V1 V2 V3 जाता है और तीनों को जोड़ के 220 होता है। मतलब ये इस टाइम 220 पे काम तो नहीं कर रहा है, मतलब इसका पावर 100 वॉट तो होगा नहीं। अगर 100 होता तो सीधा सबसे ज्यादा तेज ये जलता, फिर ये, तो ऑप्शन ए करेक्ट होता। अब समझ में आई प्रॉब्लम? अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? अब काम करते हैं, मान लेते हैं यहाँ से करंट आई निकला। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन इसलिए मैं करंट को लेके आया, यही मैं उस टाइम बोल रहा था, रियलाइज होगा। मैंने करंट आई निकाल लिया। इसमें करंट कितना जाएगा आई, इसमें कितना जाएगा आई, इसमें कितना जाएगा आई। पार का वो फॉर्मूला ढूंढो जिसमें करंट और रेजिस्टेंस इन्वॉल्व थे। पार का वो फॉर्मूला, पार का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। ध्यान से देखो, तीनों रेजिस्टेंस में करंट इस बार सेम होगा, यानी पार डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे। पार डिपेंड्स ओनली अपॉन रेजिस्टेंस। तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा उसकी पार सबसे ज्यादा। खेल खत्म सारा। पार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा उसकी पार सबसे ज्यादा। खेल खत्म सारा। और देख लेते हैं, यहां से देखते हैं। ये तो सब में कॉमन है, 220 का स्क्वायर अपॉन 100 ये तो छोटा है, अपॉन 50 बड़ा, अपॉन 25 सबसे बड़ा, ये डिनोमिनेटर सबसे छोटा। तो R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। देखो न्यूमरेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर का सबसे छोटा है, सबसे बड़ा हो गया। अब पार रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम बोल देंगे P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। ऐसा क्यों हुआ भाई? जिसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आया, किसका आया? इसका। 220 स्क्वायर अपॉन 25, छोटा नंबर नीचे, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस। और पार का फॉर्मूला इसमें हम कौन सा यूज कर रहे हैं? आई स्क्वायर आर। आप बोलोगे वी स्क्वायर बाई आर यूज करो, करो। पहले आई निकालो, फिर वी निकालो, फिर करो। भाई इसमें तो पोटेंशियल सब में अलग अलग होगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, सॉल्व करो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो पहले, फिर करंट निकालो वी बाई आर इक्विवेलेंट से, फिर आई से वी निकालो वी स्क्वायर बाई आर का। एक सिंपल आई निकाला मैंने, बोला पार आई स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं। और आई स्क्वायर का टर्म सब में सेम है, तो आर के बेसिस पे कंपैरिजन कर दिया। रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, तो पावर इसकी सबसे ब्राइट ये, फिर ये। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 3 2 1। हाँ उल्टा आ गया। हमें लग रहा था 100 वॉट सबसे तेज जलेगा, पर जला सबसे तेज कौन? 25 वॉट, क्योंकि उसकी काबिलियत थी उसकी काबिलियत थी। सबसे तेज ये जल रहा है, सबसे मोस्ट ब्राइट। जिसकी पावर सबसे ज्यादा उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा। लिख के जो आया है उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ? इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम था, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर। तो सीरीज में मैंने करंट ध्यान लगाया। मिटा लें, समझ? सॉल्व नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस को जब तक नीचे कंपैरिजन हो। अब देखो, मान लो सेम सवाल को हम पैरेलल में दे दें।
सेम वैल्यूज, एवरीथिंग सेम। और क्वेश्चन बी विच इज ब्राइटेस्ट। थोड़ा इसमें भी हम झोल झोल करेंगे, झोल और गोलमाल करेंगे। ऐसे समझ तो गए हो, बल्ब हो या रजिस्टर हो सब एक ही बात है, सब धोखा दिया जा रहा है आपको जीवन में, है ना। हाँ, मान लो ये 3 बल्ब हैं, वही तीनों, और इनको कनेक्ट किया हमने, ध्यान देना थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। मान लो कनेक्ट किया 250 वोल्ट से। किससे कनेक्ट किया? 250 वोल्ट से। इसके ऊपर वही लिखा है 100 वाट, इसके ऊपर लिखा है 50 वाट, इसके ऊपर लिखा है 25 वाट। डेफिनेटली ये चीज कब होगी? 220 वोल्ट पे। इसको हमने बोला बल्ब फर्स्ट, इसको बोला बल्ब सेकंड, बल्ब थर्ड। आपसे फिर वही क्वेश्चन है क्या कि बताइए कौन सा ब्राइटेस्ट है, 1 2 3 3 2 1 2 1 3 या जो भी है, बताएं विच इज द ब्राइटेस्ट। सेम काम किया, पहले तीनों का रेजिस्टेंस निकाल लिया। रेजिस्टेंस कब में निकालोगे? V को 220 मान के। ये जो भी चीज दी है कब दी है? 220 पे। ये भी 220 पे। जो भी लिखा है वो किस पे लिखा होता है? इसको पावर रेटिंग बोलते हैं। जो आप दुकान से बल्ब खरीद के लाते हो भारत में, उसमें जो भी लिखा है वो 220 वोल्ट के लिए सच है, और अमेरिका में खरीद के लाओगे तो जो लिखा है वो 110 वोल्ट के लिए सच है। अदरवाइज गारंटी नहीं है दुकानदार की। सर धीमा चल रहा है तो बोलेगा 220 वोल्ट है, तुम बोलोगे नहीं, कहेगा फिर जाओ। समझ में? अब हमने कहा पहले रेजिस्टेंस निकाल लिया सबका। अच्छा, क्या इस बार भी तीनों में करंट सेम होगा? नहीं, इस बार तीनों में पोटेंशियल सेम होगा, 250 250 250। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V। अरे 250 को V मान लो। इस बार पार का कौन सा फॉर्मूला चूज करोगे? पार इज इक्वल टू ये यूज करें, V²/R। ज्यादा काम आएगा कि नहीं? करंट क्यों ले भाई? इस बार करंट सब में डिफरेंट है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। V सब में क्या है? सेम हो गया। अब सबको 250 250 250 मिल रहा है। अब जिसका रेजिस्टेंस सबसे छोटा होगा उसकी पावर सबसे ज्यादा होगी। देखो, सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करने में कहानी डिफरेंट हो गई। सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा वो सबसे तेज जला, और पैरेलल में जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा वो सबसे तेज। कंपेयर कर रहे हैं ना, तो इसलिए V वाला फैक्टर लिया ताकि वो सब में सेम रहे, R के बेसिस पे कंपैरिजन हो जाए। यानी जिसका R स्मॉलेस्ट होगा वो सबसे तेज जलेगा। R सबसे स्मॉलेस्ट किसका है? इसका। तो हम बोलेंगे अभी तो यही है, R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। बट पार का केस उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P3 इज लेस देन P2 इज लेस देन P1। इस बार ये ब्राइटेस्ट जलने वाला है, 100 वाट वाला। ऑप्शन है 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। क्लियर है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा वो ब्राइटेस्ट, सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम वो ब्राइटेस्ट। सॉरी, पैरेलल में जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम वो सबसे ब्राइटेस्ट। करके देखना पड़ेगा, अभी तो मिक्सिंग होगी। अरे आईआईटी में सवाल आया वो मिक्सिंग का आया, ऐसे थोड़ी ना आया है। वो तो मिक्स कर दिया सबको, सीरीज पैरेलल को। दिखाएं सवाल? यहां तक कहानी समझ में आई है कि सीरीज दिखे तो करंट से निकालने की कोशिश करो, पैरेलल दिखे तो V से। और क्या चीज सेम रहती है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकाल लिया 220 रख के, और वैल्यूज नहीं निकाली क्योंकि कंपैरिजन था। अब देखो जेई में क्या सवाल पूछा। अगर उसमें आप कैलकुलेट करने बैठ जाओगे जेई के सवाल में, तो सवाल आप हिला ही नहीं पाओगे। आईआईटी 2002 में पूछा, बढ़िया सवाल था। पर हमारे पास 3 बल्ब हैं। छी बोला ये बल्ब है 100 वाट, ये बल्ब बोला 60 वाट, ये बल्ब बोला 60 वाट। ये दोनों का बराबर है। इसको बोला बल्ब 1, इसको बोला बल्ब 2, इसको बोला बल्ब 3। बोला जो पार निकल रही है वो इसमें से W1, इसमें से W2, इसमें से W3। तो हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? W1 ग्रेटर देन W2 इक्वल टू W3। ऑप्शन बी। W1 लेस देन W2 इक्वल टू W3। ऑप्शन सी। W3 greater than W2 greater than W1। ऑप्शन डी। W1 greater than W2 greater than W3। W is not work, W is पार। इसकी पार को W1, इसकी W2, इसकी W3। ब्राइटनेस उसी को पार बोला। इसमें से जो पार निकल के आ रही है वो W1, इसमें से जो निकल के आ रही है W2, इसमें जो निकल के आ रही है वो W3। W3। अच्छा, जिसका नाम W होता है कितना आसान है ना, एक वर्ड लिख दो, नाम कंप्लीट। स्कूल में किसी को नाम लिखना हो, जैसे मेरा नाम W पांडे होता था, W पांडे, खत्म।
क्या मस्त आइडिया है। हाँ आ जाओ वापस क्वेश्चन पे, सोचने लगे W। हाँ सोचो आराम से करो। अब सीरीज पैरेलल का मिक्सअप है, टाइम दो। ये भी कितना है 60 वाट। पूछा है सबसे ब्राइट कौन जलेगा, ऐसे समझ लो सवाल को। 3 अलग अलग तरह के बल्ब हैं, एक 100 वाट, एक 60 वाट, एक 60 वाट। इसे कनेक्ट कर दिया 250 वोल्ट से। ये किसके लिए होगा 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। मतलब जो लिखा है वो किसके लिए लिखा है 220 वोल्ट के लिए, और कनेक्ट 250 कर दिया। अब बताओ सबसे ब्राइटेस्ट कौन है। ब्राइटनेस का ही ऑर्डर है ये, है ना। पावर डिसिपेटेड। पॉज करके आराम से सोचो, सॉल्व नहीं करना, वैल्यूज सॉल्व नहीं करना, पाप लगेगा तुम्हें। बताओ सबसे ब्राइटेस्ट कौन जलेगा, कौन जलेगा, कौन जलेगा। हाँ भाई जल्दी से देखें, आसान चीजें ये सब। पहले रेजिस्टेंस निकाल लिया जाए। R1 कितना हो जाएगा, कैसे निकालोगे रेजिस्टेंस, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी से। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा फर्स्ट वाले का, R1 वी स्क्वायर अपॉन पी, R2 वी स्क्वायर अपॉन पी, यही R3 भी होगा। दोनों का पोटेंशियल, अरे पावर तो दोनों की सेम है ना। ये कैसे निकाला हमने, माना कि ये चीज दी है 220 वोल्ट पे, ये चीज दी है 220 वोल्ट पे, और ये चीज दी है 220 वोल्ट पे। तो रेजिस्टेंस हो गया वी स्क्वायर बाई पी, वी स्क्वायर बाई पी, वी स्क्वायर बाई पी। ठीक है, इसको फंबलिंग बोलते हैं। आज माई टंग इज फंबलिंग टूडे, वर्ड्स आर नॉट कमिंग आउट क्लियरली। हो जाता है कभी कभी। हाँ तो यहां से आप रेजिस्टेंस निकाल लोगे, कैलकुलेट मत करना, आप दिमाग लगाओ। अब कंपैरिजन है सिर्फ। अच्छा 250 वोल्ट, 250 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस कितना हुआ 250 वोल्ट, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितना हुआ 250 वोल्ट। सोचो आराम से। अब सॉल्व करने मत बैठना यार, वैल्यूज बड़ी गंदी आ रही हैं, फिर सॉल्व करोगे। फिर चाहे तो हम बहुत इजीली सॉल्व, अगर करना है तो बहुत आसान है, बट बात ये कि कंपटीशन में 2 मिनट के अंदर करना है। करना तो बहुत आसान है। इसका रेजिस्टेंस निकालो, इसका रेजिस्टेंस निकालो, R1 R2 दोनों को ऐड करो, यहां का इक्विवेलेंट, उसके साथ ये पैरेलल में इक्विवेलेंट, फिर इससे करंट निकाल लो, फिर करंट इसमें डालो, फिर करंट इसमें डालो। सब आता है आपको, करंट निकालना है, इक्वल सर्किट सॉल्व करना तो पता है। करंट निकाल लिया, I स्क्वायर आर, I स्क्वायर आर, I स्क्वायर आर से कंपेयर कर लो। पर ये लेंदी मेथड है। अपन शॉर्टकट सोच रहे हैं कि बिना वैल्यूज निकाले काम हो। बहुत देख रहे हो, बहुत खतरनाक वैल्यूज आने वाली हैं सब। कई लोग ट्राई भी कर रहे होंगे सॉल्व करने का। करो करो, तभी तो तुमको रियलाइज होगा कि हम क्यों वैसे बता रहे हैं, है ना। रियलाइज ही ना होगा। अब देखो इसमें 250 वोल्ट, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, P3 की। क्लियर P3 की जगह W3 यूज करते हैं, मैंने W टर्म यूज किया। पावर डिसिपेटेड इन थर्ड, पावर इन थर्ड, इसको आपने बोला W3। पावर कितना हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर, V कितना है 250 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस कितना है R3। अच्छा इन दोनों के कॉम्बिनेशन में कितनी पावर जा रही है, चलो ये चेक करते हैं। पावर इन 1 एंड 2 दोनों को मिला के, यानी W1 प्लस W2। तो पावर इज इक्वल्स टू, इसको मान लो ये पूरा एक रेजिस्टेंस है, लेट अस सपोज ये पूरा एक रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट। तो इसके अक्रॉस अगर पावर निकालेंगे तो क्या होगा V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट। तो इसके अपॉन नेक्स्ट हमने इसके अलॉन्ग नेक्स्ट नेट पावर देखी, तो V स्क्वायर, V कितना है इसके अक्रॉस 250 का स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट कितना होगा R1 प्लस R2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना क्लियरली, R1 प्लस R2 मस्ट बी ग्रेटर देन R3। ऊपर देखो ध्यान से, R1 और उसमें R2 भी जुड़ गया, तो डेफिनेटली R3 से तो बड़ा ही होगा भाई। R2 R3 बराबर, मान लो ये XX, दोनों XX है, XX, और मान लो ये Y है, तो XY मिला के इसके रेजिस्टेंस से बड़ा होगा। यानी इसका मतलब इनका कॉम्बिनेशन, यहाँ पे जो नेट रेजिस्टेंस है वो यहाँ के रेजिस्टेंस से बड़ा है, और दोनों में V तो सेम है। पावर होता है V स्क्वायर बाई R, यानी यहाँ टोटल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पावर कम आएगी। यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन में पावर इससे तो कम आएगी, सबसे ज़्यादा 3 में होगा। 250 इसको भी मिला, 250 इन दोनों को। इन दोनों का रेजिस्टेंस ओवरऑल मान लो x प्लस वाई, इसका रेजिस्टेंस x। पावर होती है V स्क्वायर बाई R, V यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। R किसका छोटा है, इसका, तो इसकी पावर तो मैक्सिमम हो गई। इन दोनों को मिलाकर भी उससे ज़्यादा इसकी पावर। यहाँ से देख लो, अगर हम बोले 250 स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 विल बी लेस देन
250 स्क्वायर अपॉन R3। रेसिप्रोकल किया तो साइन भी चेंज हो गया। और ये क्या है हमारा P3 या W3, और ये क्या है W1 प्लस W2। तो सबसे ज़्यादा तो कौन हो गया हम लोग का W3। एक ही ऑप्शन है जिसमें W3 मैक्सिमम है, सी। खत्म। दिमाग चलाते रहो कि 250 इनको मिला, 250 इन दोनों को मिला, इन दोनों का रेजिस्टेंस मिला के इससे ज़्यादा होगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, V दोनों का सेम है, तो इन दोनों को मिला के भी पावर कम है, यानी इसकी पावर मैक्सिमम है, यानी 3 की मैक्सिमम एक ही ऑप्शन है। रुक जाओ, पूरा निकल के आएगा, टेंशन नहीं लो, पूरा दिमाग से पूरा हो जाएगा। अच्छा चलो, ये तो श्योर हो गया कि W3 मैक्सिमम है। अब W1 W2 में हम लोग को खेल करना है। एक बात बताओ, क्या इन दोनों में करंट सेम होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट सेम। यहाँ W1 के लिए W2 के लिए आप I2R यूज करो, जिसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा उसमें पावर ज्यादा होगी। इन दोनों में से रेजिस्टेंस किसका बड़ा है देख लो जरा, R1 R2 में से इसका बड़ा है, ये नीचे छोटा है तो रेजिस्टेंस बड़ा होगा, तो W2 ग्रेटर देन W1। भाई ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों में करंट सेम होगा, तो यहां के लिए हम पावर का ये फॉर्मूला अप्लाई करें, बेटर रहेगा। I2R, करंट इसमें भी आई इसमें भी आई, ये तो क्लियर हो गया ना, इसमें मैक्सिमम पावर। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है, करंट दोनों में सेम I2R। अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पावर ज्यादा। रेजिस्टेंस देखा, इसमें देखो डिनोमिनेटर छोटा है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो इसमें पावर ज्यादा। क्लियर हो गया, सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये। अब क्लियर, W3 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W1 आया। बाकी आप चाहें तो वैल्यूज निकाल के करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा इसके अक्रॉस 250, इसके अक्रॉस 250। मैंने कहा 250 इधर है, इसका रेजिस्टेंस x मान लें, 250 इधर, इसका रेजिस्टेंस x, इसका y, x प्लस वाई। तो इस पूरे में पावर कितनी होगी? V² बाई x, और इसमें V² अपॉन x प्लस वाई। तो यहां ओवरऑल पावर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी ज्यादा है, तो ये मैक्सिमम हो गया। फिर इन दोनों कंपेयर करने के लिए हमने करंट I दौड़ा लिया, करंट दोनों में सेम है तो पावर इज इक्वल टू I2R लगा ले। R के बेसिस से कंपैरिजन किया, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा तो इसमें पावर ज्यादा। क्लियर है? तो इस तरह से सवाल सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा, वरना वैल्यूज रखने में जान निकल जाएगा। क्लियर हो गया? एक और सवाल आया हुआ है, वो तो बहुत ही हलवा था, IIT 2008 में आया था, शायद 2010 का था, IIT 2010। बहुत ही हलवा सवाल था। क्या पूछा था कि हमसे बोला कि तीन बल्ब्स हैं हमारे पास, B1 B2 B3। ये वर्क कर रहा है 100 वाट पे, ये वर्क कर रहा है 60 वाट पे, ये वर्क कर रहा है 40 वाट पे। इसका रेजिस्टेंस है R100, इसका रेजिस्टेंस है R60, इसका रेजिस्टेंस है R40। हमको चार ऑप्शन दे दिए। R100 इज इक्वल्स टू R60 प्लस R40, 1 बाई R100 इज इक्वल्स टू 1 बाई R60 प्लस 1 बाई R40, R100 is greater than R60 is greater than R40, 1 by R100 is greater than 1 by R60 is greater than 1 by R40। ट्राई करें इसको, पॉज करके कमेंट करेंगे क्या इसका ऑप्शन? बताइए, इसका आंसर कमेंट करेंगे। बड़ा आसान है, ये सब किस पे वर्क कर रहे होंगे? 220 वोल्ट पे वर्क कर रहे होंगे, तो आप सिंपल R इज इक्वल्स टू V² बाई P लगा दो। V सबके लिए सेम रहेगा, 220 का स्क्वायर अपॉन पावर रख दो। पहले वाले का रेजिस्टेंस 100 का 220 स्क्वायर अपॉन 100, 60 का 220 स्क्वायर अपॉन 60, 40 का 220 स्क्वायर अपॉन 40। क्लियर दिख रहा है? इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? R40। तो आंसर होगा R40 ग्रेटर देन R60 ग्रेटर देन R100, या ये वाला 1 बाई R100 इज ग्रेटर देन 1 बाई R40, है ना? ये आपका आंसर होगा R40 ग्रेटर देन R60 ग्रेटर देन R100। उल्टा इसे कर दो, 1 बाई R40 इज लेस देन 1 बाई R60 इज लेस देन 1 बाई R100। चलिए यहीं पे लेक्चर करते हैं समाप्त पावर का। अब हम लेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसके बाद पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।